आज का हमारा अध्याय है ध्वनि। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश या पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने या दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्राय पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपके कोई लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। चित्र 13.1 ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार विमर्श करेंगे। यहाँ चित्र 13.1 में कुछ वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। ये हारमोनियम है, ये इस सितार को दिखाया गया है, ये बांसुरी है और ये तबला को दिखाया गया है। इस तरह से ये कुछ वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। 13.1 ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो, छूकर देखिए आप कैसा अनुभव करते हैं। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छूकर देखिए। क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? क्रियाकलाप 13.1 धातु की एक प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। चित्र 13.2 क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी अंगुली से छूकर देखिए। क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? चित्र 13.2 एक उथली कढ़ाई पर चोट मारते हुए ये दिखाया गया है। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए। क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? क्रियाकलाप 13.2 रबड़ का एक छल्ला लीजिए। इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में दो पेंसिलें लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? चित्र 13.3 रबड़ के छल्ले को कर्षित करना ये दिखाया गया है। किस तरह से ये कर्षित करते हुए दिखाया गया है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की
अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। क्रियाकलाप 13.3 धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए और एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। चित्र 13.4 क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, तब इसे छूकर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप वहां पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए। आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? चित्र 13.4 कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती हैं। इस तरह से इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनके आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 13.4 नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उससे एक वाद्य यंत्र एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। चित्र 13.5 इस वाद्य यंत्र को बजाइए और उसके कंपायमान भाग को पहचानिए। चित्र 13.5 में एक तारा को दिखाया गया है। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए हैं। शेष सारणी को पूरा कीजिए। सारणी 13.1 वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायमान भाग। क्रम संख्या वाद्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग, जैसे वीणा तानित डोरी या तार, तबला तानित झिल्ली, और भी कुछ वाद्य यंत्रों के नाम हम यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान 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 भाग को लिख सकते हैं। इसमें दिख जाएगा। संभवतः इसमें मजीरा या झांझ, घटम तथा नूट या मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। चित्र 13.6 क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। तेरह पॉइंट 6 कुछ अन्य वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। इसको घटम कहते हैं, इसको मंजीरा कहते हैं। क्रियाकलाप 13.5 धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लीजिए। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक कर आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग है। चित्र 13.7 यहाँ पर चित्र 13.7 में जल तरंग को दिखाया गया है। इस तरह से ये जल तरंग कर रहा है।
जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को स्पर्शित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? 13.2 मनुष्य या मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा बोले की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार 13.7 अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ लेरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि इनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है, जैसे चित्र 13.8 में दिखाया गया है। चित्र 13.8 मानवों में वाक यंत्र को दिखाया गया है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए एवं पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 13.6 समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल या दरार में हवा फूंकिए। चित्र 13.9 ए जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच में हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिरी बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी अंगुलियों के बीच चित्र 13.9 बी की भांति पकड़िए। अब झिरी के बीच से हवा फूंकिए और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चित्र 13.9 ए तथा बी वाक तंतुओं की कार्यविधि को दिखाया गया है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। 13.3 ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? क्रियाकलाप 13.7 धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन
रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटा कर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच को खाली जगह पर सटा कर रखिए, जैसे चित्र 13.10 में दिखाया गया है। चित्र 13.10 ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसको ये दर्शाया गया है। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रवों में संचित होती है? आइए ज्ञात करें। क्रियाकलाप 13.8 एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए। इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाएं। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर, यहाँ पर चित्र 13.11 ध्वनि जल में संचित होते हुए दिखाया गया है। सावधानी पूर्वक रखिए। चित्र 13.11 सतर्क रहें। जल आपके कान में प्रयोग न करें। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी हो सकता है? आहा, तो ये व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान पाते होंगे। आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। क्रियाकलाप 13.9 धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटाकर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए, जैसे चित्र 13.12 में दिखाया गया है। यहाँ चित्र 13.12 में ध्वनि मीटर स्केल में गमन करते हुए दिखाया गया है। क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए, क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाए? आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोंचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे चित्र 13.13 में दिखाया गया है। चित्र 13.13 ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। हमने देखा है कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं
की ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए। चित्र 13.14 क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? चित्र 13.14 खिलौना टेलीफोन को दिखाया गया है। अब हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचित हो सकती हैं। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? 13.14 हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति टीप या फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है जिसे कर्णपटय या ईयर ड्रम कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटय क्या कार्य करता है, आइए टिन के डिब्बे का एक कर्णपटय बनाएं। क्रियाकलाप 13.10 एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरे काटिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए तथा इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्माकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। जैसे चित्र 13.14 देखिए कि अन्न के दानों को क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं? चित्र 13.15 कर्णपटय के कार्य को समझते हुए ये दिखाया गया है। कर्णपटय एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटय को कंपित करते हैं। चित्र 13.16 कर्णपटय कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। यहाँ पर चित्र 13.16 में मानव कान को दिखाया गया है। ये कर्णपटय भाग है। ये आंतरकर्ण कहते हैं इसको। हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटय को क्षति पहुंचा सकती है जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। 13.5 कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को 2 की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जा सकता है। इसका संकेत Hz Hz आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर और आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं?
प्रबलता तथा तारत्व क्रियाकलाप 13.11। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। यहाँ पर चित्र 13.17 में थर्माकोल की गेंद कंपायमान गिलास को स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए, जैसे चित्र 13.17। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में आयाम अधिक है? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल या डीबी मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। यहाँ पर सामान्य श्वास यानी 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत या वार्तालाप 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल, औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें कि ये किस प्रकार भिन्न है। मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। यहाँ पर चित्र 13.18 आवर्ती ध्वनि का तारत्व निर्धारण करती है, ये दिखाया गया है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। चित्र 13.18 पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है।
13.6 सर्व तथा असर्व ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने प्रासर्व ध्वनि उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। अतः मानव कानों के लिए सर्व की आवृत्ति को प्रास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों ही सुन सकते हैं। 13.7 शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती है जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? 13.8 ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछनीय गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण। कूलर, वातानुकूलर सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति में अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन जा सकती हैं? अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों
के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में द्रव शामक युक्तियाँ लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के लिए हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए। श्रवण क्षति। पूर्णतः श्रवण शक्ति को ही केवल विरले ही होते हैं जो जन्म से ही होती है। आंशिक असक्षमता सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा या संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणामस्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण असक्षमता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिक या प्रौद्योगिकी युक्तियों में श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्त के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज में बहुत कुछ कर सकता है। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है।